गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और स्वागत है आप सभी का यूरोप सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम जाके एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कल शाम को करीब 5 बजे हम एम्स्टर्डम पहुंचे और एम्स्टर्डम पहुंचने तक का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। हम मुंबई से एक डायरेक्ट फ्लाइट लेके एम्स्टर्डम तक नहीं आए थे, हमने एक लेओवर वाली फ्लाइट ली क्योंकि वो बहुत सस्ती पड़ी। हमने इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके एम्स्टर्डम तक का सफर तय किया। हमारा जो लेओवर था वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था और वहाँ पे हम 2.5 घंटों के लिए थे। मैं पूरे दुनिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जा चुका हूँ, पर इस्तांबुल एयरपोर्ट की जो ब्यूटी है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ओवरऑल एयरपोर्ट का अगर साइज देखा तो वो काफी ज्यादा बड़ा है और इस्तांबुल एयरपोर्ट एक हब जैसे माना जाता है क्योंकि यूरोप तक के जो फ्लाइट्स होते हैं, यूएस तक के जो फ्लाइट्स होते हैं, वो सारे फ्लाइट्स इस्तांबुल से आगे जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस करने में बड़ा मजा आया। और एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद इमिग्रेशन के लिए 1 घंटा लाइन में रुकने के बाद जब हम फाइनली बाहर निकले तो हम बहुत सुंदर मौसम में बाहर निकले। और एम्स्टर्डम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी होने की वजह से हमने शिपोल एयरपोर्ट से लेके यहाँ हमारे होटल तक का जो सफर है वो बस से कंप्लीट किया। और यूरोप में पहली बार बस इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस भी हमें कल मिला। बस के लिए एक मेट्रो कार्ड अवेलेबल होता है, पर वो कार्ड हमने कल खरीदा नहीं था, इसीलिए बस का जो भी पेमेंट था वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किया। तो बस चढ़ने पर वहाँ पर एक छोटा सा स्कैनर होता है जहाँ पर हम कार्ड टैप करके इन वाला पेमेंट कर सकते हैं। और बाहर जाते वक्त एक और बार अगर हम कार्ड टैप करेंगे और हमारे डेस्टिनेशन पे बाहर उतरेंगे तो कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होता है। ये है हमारा होटल जिसका नाम ओजो होटल है। हम यहाँ पे 2 रात रुकने वाले हैं। तो कल की रात और आज की रात हम एम्स्टर्डम में बिताएंगे और फिर आगे यूरोप ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। पर पहुँचने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी कि यहाँ समर होने की वजह से मौसम बहुत ही बढ़िया है। और गैस करो कि यहाँ पर सनसेट इस महीने में कितने बजे होता है? 10:30 बजे। मैं भी ये जान के बहुत शॉक था क्योंकि कल शाम को हमें होटल पहुँचने के लिए लगभग 7 बज गए थे और हम डिनर लेने के लिए जब बाहर गए तो काफी लेट हो चुका था और हम 9 साढ़े 9 बजे वापस आए थे। पर इतना लेट वापस आने के बावजूद सूरज अभी भी था, आसमान पूरी तरीके से क्लियर था, इसीलिए ब्रेन और बॉडी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि अभी दोपहर का टाइम हो गया है, व्हेन इन रियलिटी रात के 9:30 बज गए थे। और इवन सोते वक्त सनलाइट इतनी ज्यादा थी कि हमें रूम के अंदर जो ब्लैकआउट कर्टन्स है वो अच्छे से लगाने पड़े ताकि सनलाइट रूम के अंदर ना आए। तो हाँ, चलते हैं अंदर, पासपोर्ट और वॉलेट लेते हैं और जाके इस सुंदर से सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। होटल काफी अच्छा है। ये इनकी रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पर हर सुबह ब्रेकफास्ट बुफे होता है, जो हमने एक्चुअली हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है। और यहाँ पर एक बालकनी टाइप की सीटिंग एरिया है। समर होने की वजह से बहुत सारे लोग शाम को यहाँ पर बैठ के स्नैक्स खाते हैं, बियर पीते हैं और बस वाइब ओवरऑल एंजॉय करते हैं। ये मैंने यूरोपियन कंट्रीज में बहुत नोटिस किया है। समर में वेदर इतना ब्यूटीफुल होने की वजह से लोग शाम को आउटडोर बहुत सारा वक्त बिताते हैं। तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड दैट इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। हमारे होटल के पास में 2 मेट्रो एंट्रेंसेस और एग्जिट्स है। मुझे स्टेशन का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसीलिए मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और अंदर जाके टिकट कैसे खरीदते हैं वो सब फिगर आउट करते हैं और जाके आज की पहली नेबरहुड एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे पहले लगा कि हमें जिस स्टेशन पे उतरना है वहां तक का इंडिविजुअल टिकट खरीदना पड़ेगा, पर यहाँ पर 1 आवर, 1 डे और 2 डे ऐसे 3 ऑप्शंस है। तो हम 2 1 डे पासेस लेंगे। ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। इससे कल एम्स्टर्डम निकलते वक्त भी ये सेम टिकट एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर लिखा है ये टिकट्स ट्रैम, बसेस और मेट्रो तीनों में चलते हैं। तो मेट्रो स्टेशन फर्स्ट इम्प्रेशंस बहुत क्लीन है, बैठने के लिए बहुत जगह है, डस्टबिन है ताकि क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स है, 1 और 2। हमारी ट्रेन ये वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। टिकट की बात की, 24 आवर्स का पास 10 यूरो के लिए पड़ा, जो स्लाइटली महंगा है। इंडिया के 1000 रुपए के आसपास हमें 24 आवर्स में अनलिमिटेड राइड्स मिलेंगे।
मसल ब्लेज आइसो जीरो लो कार्ब में वे आइसोलेट प्रोटीन होने की वजह से मुझे हर सर्विंग से 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। ये इन्फॉर्म्ड प्रोटीन यूएसए, इन्फॉर्म्ड चॉइस यूके और लैबडोर यूएसए टेस्टेड और सर्टिफाइड है। ये वे आइसोलेट होने की वजह से मुझे कम से कम कैलोरीज और कार्ब्स के थ्रू 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। सो एम्स्टरडैम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पर ट्रेन्स के अंदर साइकिल्स लाना अलाउड है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने साइकिल्स कैरी किए थे। एंड इन जनरल एम्स्टरडैम में साइकिल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। और सेकेंडली मेट्रो और ट्रैम, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो भी मुझे काफी पसंद आया। उन्होंने पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया। तो स्वागत है आप सभी का जॉर्डान नाम के नेबरहुड में। ये जो शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द से आता है जिसकी स्पेलिंग JARDIN है, जिसका ट्रांसलेशन गार्डन है। तो ये जो नेबरहुड है इसमें जो भी स्ट्रीट्स है उन स्ट्रीट्स को फ्लावर्स और प्लांट्स के नाम दिया है, गिविंग इट दिस नेम। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो स्ट्रीट है ये आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है और अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। आर्किटेक्चर की अगर बात की, एम्स्टरडैम में एक बहुत फेमस कनाल है जहाँ से लोग अलग अलग बोट राइड्स और टूर्स करते हैं। ऑल्सो ये जो भी स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही शांत है। मेन रीजन यह है कि इनमें कुछ घर रेसिडेंशियल है तो लोग यहाँ पे रहते हैं और बीच बीच में अलग अलग कैफेज है और कॉफी शॉप्स है। पर ओवरऑल स्ट्रीट के पीस की अगर बात की, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ एम्स्टरडैम में बहुत सारी चीजें 11 बजे खुलती है। सुबह से कुछ ना खाने की वजह से भूख थोड़ी सी ज्यादा लग गई थी, इसीलिए हमें एक बहुत कोजी कैफे मिला जहाँ से हमने ब्लैक कॉफी मंगाई। अब कॉफी के साथ स्वीट चीजें हमेशा बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए हमने ये सिनेमन पाई मंगाया। इनके पास स्वीट फूड ऑप्शंस के लिए ये इकलौता ऑप्शन था, काफी अच्छा है। अभी हम जिस कॉफी शॉप में बैठे थे उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। दोनों साइड पे उन्होंने अलग अलग किताबें रखे हैं जहाँ पर नेदरलैंड्स की हिस्ट्री है, एम्स्टरडैम की हिस्ट्री है, बहुत सारे टूर गाइड्स की किताबें हैं। दूसरे साइड पे उन्होंने बहुत प्लांट्स लगाया है। इंटीरियर बहुत ही वार्म और कोजी बनाया है। एक्चुअली हमें शॉप के ठीक बाहर यहाँ पे कनाल के बाजू में बैठ के खाना था, पर ये जो भी बेंचेस थे जब हम आए वो सारे ऑक्यूपाइड थे, इसीलिए हमें अंदर ही बैठना पड़ा। पर अगर हम बाहर बैठ पाते तो कनाल के बाजू में इस सुंदर से व्यू के साथ हम मील एंजॉय करते। तो अभी हम एम्स्टरडैम के एकदम सेंट्रल लोकेशन पे हैं। वहाँ उस ब्रिज से अगर हम आगे जाएंगे तो 9 स्ट्रीट्स करके एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है। पर वहाँ जाने के पहले हम एक ग्रोसरी स्टोर में जाके थोड़ी सी ग्रोसरी रिस्टॉक करेंगे। इशू ये है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और कैफेज इंडिया से अगर कंपेयर किया 7 से 10 गुना ज्यादा महंगे हैं, इसीलिए हम हर एक मील बाहर जाके नहीं कर सकते। इसीलिए कल के नाश्ते के लिए, शायद आज के लंच के लिए हम थोड़ी सी ग्रोसरी रिस्टॉक करेंगे ताकि पैसे थोड़े बचे। इवन जब हमने कल चेक इन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें एक ग्रोसरी स्टोर का नाम बताया जो अपेरेंटली एम्स्टरडैम में हर जगह है। तो अभी हम इस वाले ब्रांच में आया है। तो यहाँ पर इस टाइप का बेकरी सेक्शन है। यहाँ से अगर हमने प्लास्टिक की बैग उठाई तो हम यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं। इसका पेमेंट बाद में होगा और रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल है। तो एक प्राइस कंपैरिजन मैं आपको देता हूँ। वो जो कैफे था जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ पर एक पानी की बोतल, आधा लीटर पानी की बोतल 3 यूरो के लिए पड़ी थी, जो है इंडिया के 300 रुपए। यहाँ पर ये 2 लीटर की पानी की बोतल है 59 सेंट्स के लिए। इसका मतलब 50-60 रुपए के लिए सुपरमार्केट से पानी मिलता है, तो डेफिनेटली काफी सस्ता है। इवन ये जो भी ब्रेड्स है ये 100 रुपए के लिए है। मैं थोड़ी सी दिल की बात कहना चाहता हूँ। हमने घर से निकलने के पहले जो भी सारी चीजें प्लान की थी वो हेल्थ इश्यूज की वजह से ठीक से कंप्लीट ना हो पाना, ये मेरे लिए इस बार एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और कल चीज एग्जैक्टली सेम हुई। कल दिन का पहला हाफ बहुत ही अच्छा गया। हमने एम्स्टरडैम के जो फेमस कनाल्स है उनको एक्सप्लोर किया, जो भी अलग अलग नेबरहुड्स है उनको एक्सप्लोर किया। पर दिन के सेकेंड हाफ में जो भी चीजें एक्चुअली प्लान थी वो हम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि करीब 1:30-2 बजे मुझे बहुत बीमार लगने लगा। इसीलिए हमें वापस रूम में आके पूरा दिन आराम करना पड़ा। और ये इन द मोमेंट थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग था, पर मुझे खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मुझे जो भी एनवायरनमेंट चेंज मिला है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ऐसे रिमाइंडर्स मुझे बार बार खुद को देने पड़ेंगे। अभी फिलहाल एम्स्टरडैम में सुबह के 9 बज गए हैं। हमें होटल से चेकआउट करके बेल्जियम के लिए 10 बजे के आसपास निकलना है। एम्स्टरडैम से बेल्जियम जो ट्रेन जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी हर 2 घंटे में एक है, इसीलिए मैंने गूगल मैप्स चेक किया और 11:30 बजे की ट्रेन अगर हम पकड़ेंगे तो हमारे लिए सबसे आइडियल रहेगा। अभी सुबह के 9 बजने के लिए वेदर बहुत ही सुंदर है, बहुत प्लेजेंट 22 डिग्री टेम्परेचर है और ये होटल के आस
आसपास वाली नेबरहुड है। अब सीन ये है, एम्स्टर्डम की जो सेंट्रल एरिया है वो इस इलाके से 25 मिनट दूर पड़ती है, पर मैं जानबूझ के ऐसे एरियाज में रहता हूँ जहाँ पर शांति थोड़ी सी ज्यादा है। सिटी सेंटर के बीचों बीच रहने का ये डाउनसाइड है कि वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा होने की वजह से शोर थोड़ा सा ज्यादा होता है और पीस कम मिलता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि सिटी सेंटर से थोड़ा दूर एक होटल बुक करना, यहाँ पर रहना, ताकि जब हम एक हेक्टिक साइट सीइंग दिन के बाद वापस रूम में आएंगे तो हमें थोड़ा सा शांत लगेगा। ऑल्सो एम्स्टर्डम के बारे में एक बहुत ही फन फैक्ट, पर एम्स्टर्डम दुनिया का साइकिलिंग कैपिटल माना जाता है क्योंकि एम्स्टर्डम में लोगों से ज्यादा साइकिल्स है। एम्स्टर्डम की जो पॉपुलेशन है वो करीब 9 लाख के आसपास है और एम्स्टर्डम शहर में जितने लोग हैं उतने ही साइकिल्स है। तो ये दुनिया में इकलौती सिटी है जिसमें सीन ऐसा है, और साइकिल्स इतने ज्यादा होने की वजह से उन्होंने हर रोड के साइड में ऐसे टेक्सचर्ड ट्रैक्स बनाया है जहां पर लोग साइकिल्स चला सकते हैं और इन ट्रैक्स पे आप चल नहीं सकते। इसीलिए पेडेस्ट्रियंस के लिए हमेशा इस टाइप का ट्रैक होता है। उसके थोड़ा सा बाजू में इस टाइप का मरून कलर का अलग टेक्सचर का एक ट्रैक होता है जहाँ पर सिर्फ साइकिल्स चल सकते हैं और फिर रोड पे कार चलते हैं। तो ये एम्स्टर्डम में आपको हर जगह दिखेगा। और फन फैक्ट, जब टूरिस्ट एम्स्टर्डम देखने के लिए आते हैं तो वो यहाँ आने के बाद साइकिल रेंट करके फिर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। कहा जाता है कि एम्स्टर्डम के कल्चर को और एम्स्टर्डम इस शहर को अगर आपको सचमुच अब्सॉर्ब करना है तो द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द सिटी इज वाया बाइसिकल। तो इस शहर के बारे में मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ। अभी समर होने की वजह से सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वेदर ऐसा ही दिखता है, पूरे दिन में बदलता नहीं है। सनराइज होने के बाद 30 मिनटों के बाद ऐसा होता है और सनसेट के 15-20 मिनट पहले भी ऐसा ही होता है। इसीलिए दिन जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है दिमाग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली कितने बजे है, क्योंकि पूरा दिन आप अगर खिड़की से बाहर देखोगे, रूम से बाहर निकलोगे, ऐसा ही होगा। और इसकी जो दिक्कत है वो स्पेशली सोते वक्त होती है। तो स्टेशन तक चलते चलते एक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट दिख गया जहाँ से पानी में ट्रेन का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। वेरी नाइस। ये वो सेम ट्रेन है जो हमने कल पकड़ी थी। तो कल सुबह हमने जो 24 आवर पास लिया था वो अभी एक्सपायर हो गया, इसीलिए अभी एयरपोर्ट तक पहुंचने तक हमें एक 1 आवर ट्रैवल का टिकट लेना पड़ेगा। तो जिस ट्रेन की मदद से हम बेल्जियम जाने वाले हैं उसे यूरोस्टार कहते हैं और ये ट्रेन शिपोल एयरपोर्ट से निकलती है। शिपोल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पर हम मुंबई से आए थे। अब वहाँ तक जाने के लिए ये इनका काफी फेमस स्टेशन है जहाँ से हमने ये 1 आवर पास उठाया। स्टेशन काफी बड़ा है और कनेक्शंस बहुत सारे हैं। यहाँ से एक विद इन एम्स्टर्डम वाली लाइन भी चलती है और हम जिस ट्रेन से जाएंगे वो वहाँ ऊपर प्लेटफॉर्म 2 से निकलेगी अगले 7 मिनटों में। तो तब तक हम यहाँ से ट्रेन जर्नी के लिए एक सैंडविच या कुछ उठाएंगे क्योंकि सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एक और फन फैक्ट, इसी स्टेशन के बाहर बहुत सारे बस स्टॉप्स हैं, तो आप बस से भी यहाँ तक आ सकते हो। तो ये डबल डेकर ट्रेन लेके हम शिपोल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और शिपोल एयरपोर्ट का जो ट्रेन स्टेशन है वो बिल्कुल नारिता एयरपोर्ट वाइब्स दे रहा है क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। तो मैंने उस डबल डेकर ट्रेन कंडक्टर औरत से बात की और उन्होंने कहा कि हमें पहले ऊपर जाके शिपोल एयरपोर्ट से यूरोस्टार के ट्रेन टिकट्स खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ 2 ऑप्शंस है, थोड़े से येलो कलर के बूथ्स भी है पर इन पे यूरोस्टार के टिकट्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो बड़ा काउंटर है इसके इंटरनेशनल ट्रेन सेक्शन में जाके यहाँ से टिकट खरीदेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम जिस ट्रेन से बेल्जियम जाने वाले थे उस ट्रेन का नाम यूरोस्टार है। यूरोस्टार पूरे यूरोप में एक बहुत फेमस ट्रेन सर्विस नेटवर्क है जो लोग फ्लाइट से भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इशू ये है, हमें जो ट्रेन आज के लिए चाहिए थी जो 11:30 बजे की एम्स्टर्डम टू ब्रुसेल्स ट्रेन थी उसके सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। पर जो औरत उस टिकट काउंटर पे बैठी थी वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी और उन औरत ने हमें दूसरे टिकट दिया है। ये यूरो सिटी डायरेक्ट नाम की ट्रेन है जो शिपोल एयरपोर्ट से ब्रसेल्स तक चलती है। ये ट्रेन 11:11 को निकलेगी और हमें 2 घंटों के अंदर बेल्जियम तक पहुंचाएगी। अब अगर हम यूरोस्टार ट्रेन से जाते तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता पर वो ट्रेन हमें आधा घंटे पहले पहुंचाती। ये ट्रेन 2 घंटों की ट्रेन होने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा पर ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने 2nd क्लास के सीट्स हमें दिया है तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये जो कॉफी मशीन्स है इन्हें देख के मुझे जापान के 7-Eleven की याद आ गई।
ट्रेन का पहला एक्सपीरियंस जापान से अगर कंपेयर किया बहुत ही अलग था। एक चीज़, इन ट्रेन का जो इंटीरियर है वो बहुत ही लग्जरियस है। हमारा टिकट सेकंड क्लास वाला टिकट था। इन स्पाइट ऑफ दैट सारे सीट्स लेदर के थे। जापान में जो फर्स्ट क्लास की बोगी होती है उस टाइप के सीट्स हमें सेकंड क्लास में मिले। सेकेंडली इंटीरियर और लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम था। इस ट्रेन का टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर था कंपेयर टू यूरोस्टार जिसका टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, जो हम शिंकानसेन से कंपेयर कर सकते हैं। इवन दो हमने कंट्रीज क्रॉस किए, हमें बॉर्डर एक्सपीरियंस आज सच नहीं मिला। मैं गूगल मैप्स पे बार बार चेक कर रहा था कि नेदरलैंड्स और बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। पहले मुझे लगा कि कोई बोर्ड या कुछ होंगे जो इंडिकेट करेंगे कि हमने बेल्जियम एंटर किया, पर वैसा कुछ नहीं था। वेलकम टू बेल्जियम एवरीबॉडी। तो ब्रुसेल्स फर्स्ट इम्प्रेशंस एटलीस्ट एम्स्टर्डम के कंपैरिजन में यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही यूनिक है। बिल्डिंग्स पे बहुत सारे स्टोन मॉन्यूमेंट्स भी है, तो पूरी बस जर्नी काफी यूनिक गई। प्लस यहाँ की जो सड़कें हैं एटलीस्ट मेन एरिया में वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है। सारे 1 लेन रोड्स है और हरियाली कम है। ये भी देखो छोटे छोटे डिटेल्स, जैसे वहाँ पे जो फ्लावर्स है, यहाँ रास्तों के बीचों बीच जो भी उन्होंने टेक्सचर टाइल्स लगाया है, इससे एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। जाएगा जाएगा। तो होटल रूम एक्चुअली काफ़ी बेसिक सी है। 2 बेड्स है, बाथरूम क्लीन है, स्पेस छोटी सी है पर उसके अंदर सब कुछ है। पर आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट व्यू है, क्योंकि खिड़की खोलने के बाद बाहर का जो भी व्यू है वो देखने के बाद ऐसे लगता है कि हम बेल्जियम में आए हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि रूम से 100-200 मीटर की दूरी पे ये बहुत ही बड़ी कबाब की जगह है। और ये जो शॉर्मा है इसका साइज देखो, ये मेरे फोरआर्म जितना बड़ा है। तो ये आज का लंच होगा। थोड़ा सा महंगा है पर आई थिंक क्वांटिटी के लिए वर्थ इट। तो ब्रसेल्स के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ब्रसेल्स एक बायलिंगुअल कंट्री है और ये बात मैंने ब्रसेल्स स्टेशन एंटर करते करते नोटिस की थी। बायलिंगुअल क्योंकि यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, एक है फ्रेंच और एक है डच। कल और परसों जब हम एम्स्टर्डम में थे तब आजू बाजू में जो भी लोगों के कॉन्वर्सेशन थे, जो भी स्टाफ हमें मदद कर रहे थे, वो सब मेनली डच में बात करते थे। पर यहाँ पर जब मैंने ब्रसेल्स स्टेशन पे नेविगेशन के लिए किसी से मदद मांगी तो उनका पहला रिस्पांस फ्रेंच में था। फिर मैंने उनको टूटी फूटी इंग्लिश में और गूगल ट्रांसलेट की मदद से कैसे तो करके अपना मैसेज कन्वे किया। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ब्रसेल्स में डच और फ्रेंच मेनली बोलते हैं। तो अभी आपने जो देखा ना उसे मैनेकिन पिस कहते हैं। और यहाँ पर आने के लिए मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था। अगर इस शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो मैन बीइंग होता है। और ये जो सिंबल है ये ब्रसेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर माना जाता है। और ये मॉन्यूमेंट एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। रीजन बीइंग, ये जो छोटा सा स्टैचू है ना, इसके 1000 से ऊपर कॉस्ट्यूम्स है और हर रोज इसका कॉस्ट्यूम बदलता है। तो अगर हम कल इसे देखने के लिए आएंगे तो इसके कपड़े अलग होंगे और स्पेशल ओकेजन जैसे क्रिसमस पे ये सांता क्लॉज जैसे ड्रेसअप होगा। तो ब्रसेल्स 2 और चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक है फ्रेंच फ्राइज। अब नाम सुन के आपको लगता होगा कि फ्रेंच फ्राइज फ्रांस से आया है, पर वो एक्चुअली बेल्जियम से आया है। तो यहाँ पर इस शॉपिंग स्ट्रीट पे बहुत सारे फ्रेश फ्रेंच फ्राइज की दुकानें हैं। और नंबर 2 है चॉकलेट्स। इसीलिए ब्रसेल्स सिटी के बारे में एक और फन फैक्ट, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा चॉकलेट शॉप्स है। तो अभी हम चॉकलेट और वॉफल इसका कॉम्बिनेशन खाने के लिए वहाँ पर एक दुकान में जाने वाले हैं। और ये पूरा शॉपिंग स्ट्रीट होने की वजह से आप यहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स, सुवेनियर्स, ये सारी चीजें भी ले सकते हो। सुवेनियर। तो ब्रुसेल्स में वॉफल्स ट्राई करने हैं ये तो पक्का था, इसीलिए मैंने गूगल किया और 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पर एक 5000 रेटेड प्लेस थी जिसका नाम वॉफल हाउस था। यहाँ पर हमने एक वॉफल खाया और अब हम कह सकते हैं कि हमने बेल्जियन वॉफल, ऑथेंटिक बेल्जियन वॉफल ट्राई किया है। आई वुड से शुगरी स्वीट से ज्यादा इसमें फ्लेवर ज्यादा था और रिचनेस ज्यादा था। तो वो जो वॉफल था वो इंडियन वॉफल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लाइट था। इंडियन वॉफल्स खाने के बाद पेट हमेशा बहुत हैवी सा लगता है, पर ये एकदम हल्का फुल्का था। अब हमने वॉफल ट्राई किया है, चॉकलेट्स ट्राई किया है, अब सिर्फ एक चीज बची है और वो है फ्रेंच फ्राइज। चॉकलेट्स की अगर बात की, यहाँ पर इतने सारे चॉकलेट स्टोर्स है कि उनके बाहर वो हमेशा चॉकलेट्स ट्राई करने के लिए देते हैं। तो मैंने वहाँ से एक ट्रफल ट्राई किया और एक हेजलनट चॉकलेट ट्राई किया। और घर के लिए मैंने एक
बार उठाया है जो मैं मम्मी पापा को जाके दूंगा। यहाँ फिलहाल किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है, उनके हाथ में एक कैनन 1DX Mark III था, तो वो फोटोज वीडियोस ये सब निकाल रहे हैं। बाकी आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, ब्रसल्स में इतने छोटे छोटे रास्ते होने की वजह से गाड़ियों की वजह से जो कंजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में रास्तों की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है, पर यहाँ पर मुश्किल से 1 लेन रोड्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम आता है। इसीलिए ब्रसेल्स एक्सप्लोर करने के लिए लोग टैक्सी से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की अगर बात की तो स्पेसिफिकली ट्रैम्स का नेटवर्क बेल्जियम में, ब्रसेल्स में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। हम बिल्कुल कल की तरह आज भी रूम जाने के पहले ग्रोसरी स्टोर में आया है ताकि हम कुछ सामान रात के डिनर के लिए ले सकेंगे। यहाँ अंडों के प्राइसेस देखो, 6 अंडे 289 रुपीज के लिए लगभग, यानी एक अंडा कितने का हुआ, 40-50 रुपए का एक अंडा हुआ। तो इस यूरोप ट्रिप की स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है, हम एक मील बाहर कर रहे हैं ताकि रेस्टोरेंट का खाना, यहाँ के जो लोकल डेलिकेसीज है वो भी हमें ट्राई करने को मिले, पर बाकी के जो 1 या 2 मील्स है वो सुपरमार्केट से करने से पैसे कितने बचते देखो। ये मेरी नई डिस्कवरी है, कप नूडल्स 100 रुपए में पेट भर जाता है। यहाँ का एक और एडवांटेज ये है कि जैसे जापान 7-Elevens में रेडी टू ईट मील्स मिलते हैं वैसे भी यहाँ पर मिलते हैं। तो चिकन ब्रेस्ट वेजिटेबल, चिकन राइस, पास्ता, ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर है। ये देखो, चिकन टिक्का मसाला और चावल, ये भी दिख गया। यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते और काफ़ी सस्ते मिलते हैं। ये 4-5 पीचेस सिर्फ 100 रुपए के लिए है, तो मैं ये भी लूंगा। याद है मैंने कहा था ब्रसेल्स एक बायलिंगुअल सिटी है जहाँ पर 2 लैंग्वेजेस में बात करते हैं, डच और फ्रेंच। सिमिलरली यहाँ पर ब्रसेल्स ये जो शब्द है ये 3 लैंग्वेजेस में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें से एक है ब्रुसेल जो उनका डच ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है, एक है एक्स के साथ वो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, और ब्रसेल्स जब आप एंड में एस लगाते हो वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। तो ये तीनों ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ब्रुसेल्स में हमारा एक लंबा दिन होने के बाद हमने सारी फेमस चीजें देखी है और ट्राई की है, फ्रेंच फ्राइज छोड़ के। अब इशू ये है, यहाँ पर लास्ट मिनट इतनी ज्यादा बारिश आ गई है कि टेम्परेचर करीब 8 डिग्री से ड्रॉप हुआ है और हमने सारे गर्म कपड़े रूम में ही रखे हैं, इसीलिए फ्रेंच फ्राइज हम कल पेरिस निकलने के पहले पक्का ट्राई करेंगे। पर अभी के लिए आज का दिन खत्म करते हैं और ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट। यहाँ ब्रसेल्स में अचानक से वेदर बदलने की वजह से वाइब पूरी तरीके से बदल गया है।